एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। सो डियर स्टूडेंट, आज के जो वीडियो है ये Q&A सेशन होने वाला है बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया है और अभी अपने क्लासेस स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। तो जब हम स्कूल से कॉलेज लाइफ के साइड मूव ऑन करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारे मन में बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप क्यूरियोसिटी भी बोल सकते हो कि कॉलेज लाइफ कैसी होगी, कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके अलावा किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्टल में क्या चीज़ लेके जाना चाहिए, फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने के पहले, क्लासेस अटेंड करने के पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके के डाउट्स हम सबके मन में आते हैं, मेरे भी मन में आ रहा था। तो अभी जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरे पास बहुत बच्चों के क्वेरीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो चलो भाई, Q&A सेशन आ गया है बच्चों। अब ये वीडियो में मुझे जितने अब तक क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। इसके अलावा आपके मन में जो डाउट आएगा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना अपना डाउट, अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन, ओके। फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर के आऊंगी। उस नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो डाउट्स होंगे, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अब तक जितने भी डाउट्स आए, जितने भी क्वेश्चंस आए थे मेरे पास बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग कि कॉलेज स्टार्ट होने के पहले जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को चाहिए थी, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है कि आपके अगर आपने 2025 में एडमिशन लिया है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग के थ्रू, तो बच्चों आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो हम क्वेश्चंस क्वेरी कवर करने वाले हैं वो ये है कि आपको आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स में कितने % अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, आपका टाइम स्केड्यूल क्या होगा, कॉलेज की यूजुअल रेगुलर टाइमिंग क्या होती है, ओके। तो इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर में टैब, लैपटॉप, आईफोन, ठीक है, स्मार्ट वॉच, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आपको एप्रन और स्टेथोस्कोप कब लेकर के जाना है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको किस तरीके से अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेज करना है, या फिर आप बीएससी नर्सिंग के अलावा साथ में किसी चीज़ की, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो आपको कितना टाइम मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस कवर करेंगे, ओके। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी होगी आप उस क्वेरी का वो क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को टाइप कर देना, ठीक है, कमेंट पोस्ट कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर के आऊंगी, ओके। तो चलो आज का ये सारा क्वेश्चन वन बाय वन, आपके इन सारे क्वेश्चन का वन बाय वन हम आंसर डिस्कस करते हैं। बच्चों हम ये बात करें कि क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होगी, तो उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अगर आपने एडमिशन लिया है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो आपके जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो 1 अगस्त 2025 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो देखो, बीएससी नर्सिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको 100% अटेंडेंस मेंटेन करना होता है। अब 100% अटेंडेंस का नाम सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि भाई 100% अटेंडेंस मतलब 4 साल रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाना पड़ेगा, कभी छुट्टी नहीं लेंगे, ये कैसे पॉसिबल है। तो अटेंडेंस को लेकर के नर्सिंग कॉलेजेस में बहुत मैटर हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था, एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस टाइम पे मेरा अटेंडेंस काफ़ी लो हो गया था और अनफॉर्चुनेटली मेरे सेमेस्टर से एग्ज़ाम भी उसी टाइम पे थे, तो मुझे अपना अटेंडेंस मेंटेन करने का टाइम ही नहीं मिला और मुझे एग्ज़ाम से डिटेन कर दिया गया था, मुझे मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया था। तो अगर आपको ये कंप्लीट स्टोरी जाननी है कि एक बार एक सेमेस्टर में जब मेरा अटेंडेंस शॉर्ट हुआ था और मुझे एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया था, फिर बाद में किस तरह से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था और कितने % अटेंडेंस था, मुझे क्यों रोका गया था, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आप पूछोगे तो मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज बस अभी ऐसे जान लो कि एक बार मेरे साथ भी शॉर्ट अटेंडेंस को लेकर के मैटर हो चुका है। तो आप अवेयर रहना, आप अपना अटेंडेंस मेंटेन रखना। अब आप अटेंडेंस कैसे मेंटेन रखोगे, तो देखो, जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट 100% है। 100% मतलब आपके कोर्स में बच्चों आपके थ्योरी क्लासेस भी होंगी और आपके क्लिनिकल पोस्टिंग भी होगी। तो थ्योरी क्लासेस जितनी चली हैं उसमें आपका जो अटेंडेंस है वो 80% होना चाहिए, दैट इज 80%, ठीक है। बाकी सब जगह 75% होता है,
तो बहुत लोग आ जाते हैं वीडियो में ये बोलने कि मैं बच्चों को डरा रही हूँ या, तो भाई अगर मेरी बात आपको झूठी लगती है ना, तो आप आईएनसी के साइट से जाओ, खुद विजिट करो और वहां से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करिकुलम डाउनलोड करके पढ़ लो। फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं जो बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बताती हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ। और बच्चों, आपने भी एडमिशन लिया है, मैं बीएससी नर्सिंग का फाइनल एग्जाम भी दे चुकी हूँ, फाइनल ईयर का फाइनल एग्जाम, और अब मेरा इंटर्नशिप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो देखो, इसमें बहुत कोई तारीफ करने जैसी चीज नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सच है बच्चों कि मैं सीनियर, मतलब सीनियर इन द सेंस कि आप अभी जो 4 साल की जर्नी कंप्लीट करने जा रहे हो वो जर्नी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैं जो भी आपको बताऊंगी ना, अपने एक्सपीरियंस के बेस में ही बताऊंगी, और वो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, ऐसे ही इमेजिनरी चीजें नहीं बता रही हूँ। तो प्लीज थोड़ा ट्रस्ट करना सीखो, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बकवास करने से बेटर है कि आईएनसी की साइट पे खुद ही जाके करिकुलम पढ़ लो, ठीक है। बट जो बच्चे मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं और मेरी वीडियोस का वेट करते हैं, थैंक यू सो मच बेटा। आपके लिए मैं बता रही हूँ कि 80% अटेंडेंस आपको अपने थ्योरी में कवर करना है। मान लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होंगे दैट विल बी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंग्लिश, ठीक है। तो आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जितनी क्लासेस चलेंगी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की जितनी थ्योरी क्लासेस चलेंगी, मैं थ्योरी क्लासेस दैट इज मैं लेक्चर की बात कर रही हूँ, और फिर उसके अलावा आपका मान लो जो भी इंग्लिश का जितना भी लेक्चर है पर सब्जेक्ट इंडिविजुअली, एनाटॉमी में आपके 80%, फिजियोलॉजी में आपके 80%, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आपके 80% और इंग्लिश में 80%, थ्योरी में अटेंडेंस होना ही चाहिए, ओके। 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, अदरवाइज ABVMU का आपको पता होगा बच्चों को डिटेन कर दिया जाता है, उनके रिजल्ट होल्ड कर दिए जाते हैं, मतलब वो कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन यूनिवर्सिटी आपके अगेंस्ट ले सकती है अगर आपका अटेंडेंस शॉर्ट रहा और आपके कॉलेज वालों ने अटेंडेंस मेंटेन करके यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपके अगेंस्ट अटेंडेंस को लेकर के जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी पॉलिसी होगी वो एक्शन लिया जाएगा। सो इट्स बेटर बच्चों कि अटेंडेंस मेंटेन रखना, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने 100% अटेंडेंस की बात की थी, बट अभी मैं 80% अटेंडेंस की बात कर रही हूँ। तो बच्चों देखो, जो 80% अटेंडेंस है वो आपके थ्योरी के अटेंडेंस है, आपके थ्योरी में 80% अटेंडेंस आपके होने चाहिए। जो 100% अटेंडेंस की बात मैं कर रही हूँ वो रिक्वायरमेंट आपके क्लिनिकल पोस्टिंग की है। मान लो अगर 1 मंथ की आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगी है, तो उस 1 मंथ में जितना आर है, जितने आर की आपकी ड्यूटी लगी है, उतने आर की ड्यूटी आपको कंप्लीट करनी होगी, तब आपका 100% अटेंडेंस माना जाएगा। मान लो आपका 1 महीने का ड्यूटी लगा है जिसमें पर डे आपकी 8 घंटे की शिफ्ट चल रही है, तो आपको पर डे अपनी वो 8 घंटे की शिफ्ट पूरी करनी है। तो जब मंथ के लास्ट में आपका अटेंडेंस आएगा, अटेंडेंस शीट आएगी, तो उसमें आपका वो 100% अटेंडेंस रहेगा, ठीक है। अगर क्लिनिकल में आपका 100% अटेंडेंस नहीं रहा, तो आपका जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी आपके अगेंस्ट अटेंडेंस के पॉलिसी के रिगार्डिंग जो एक्शन लेना चाहे वो एक्शन ले सकती है। आप उसमें कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। रूल इज रूल, क्योंकि आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है आपके करिकुलम में कि आपको आपके थ्योरी में 80% अटेंडेंस मेंटेन करना है और आपके क्लिनिकल पोस्टिंग में आपको 100% अटेंडेंस मेंटेन करना है, ठीक है। अब बात आती है कि मान लो चलो अटेंडेंस मेंटेन करना है, ये बात बच्चे को पता है, बट सब कुछ सही होते हुए भी इनकेस किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई या फिर कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से उसने कुछ लीव ले लिया, तो उस लीव को आप किस तरीके से रिकवर करोगे? अगर ऐसा कुछ आपके मन में डाउट है तो आप प्लीज मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना, पूछना। अगर डाउट है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक टॉपिक ना बहुत ही मतलब डीप डिस्कशन वाला है। और जो मैंने अपना एक छोटा सा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक बार मेरे को एग्जाम से बाहर कर दिया गया था ड्यू टू शॉर्ट अटेंडेंस, तो वो वाली स्टोरी और ये अटेंडेंस किस तरीके से मेंटेन करना है अगर शॉर्ट हो गया, तो दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो मैं इसके लिए नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए आप इतना जान लो बच्चों कि आपको आपके थ्योरी में 80% अटेंडेंस मेंटेन करना है और आपके प्रैक्टिकल दैट विल बी योर क्लिनिकल पोस्टिंग, अपने क्लिनिकल पोस्टिंग का 100% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये आपका अटेंडेंस का पॉलिसी है, अटेंडेंस का रूल है। तो हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये यूपी दैट इज उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग के थ्रू अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया है तो 1 अगस्त 2025 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है।
अगर आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है बच्चों, तो आपकी क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट होनी है। अगर आप मॉप अप राउंड, अपग्रेडेशन, ये सारी चीजों में अभी फंसे हो, तो जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कॉलेज तो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा नया बैच। उसके बाद जब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप जाकर के कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। बात अगर अटेंडेंस की करें, तो आपके थ्योरी में 80% अटेंडेंस और आपके क्लिनिकल में 100% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, सो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हमारा जो थर्ड क्वेरी है दैट इज यूनिफॉर्म। तो मैं यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग लास्ट ईयर भी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि भाई नॉर्मल जब तक आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप फॉर्मल कपड़े पहनना। तो कुछ बच्चों ने मतलब इतने वल्गर वर्ड्स यूज किए थे ना, कि मुझे ये डाउट हो रहा था कि भाई ये स्टूडेंट है, अगर ऐसे लोग बीएससी नर्सिंग में आ रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी अभी बहुत इंटरनली बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है। ठीक है, आपको अपनी जैसे होता है ना कि अपना प्रोफेशनलिज्म, अपना स्ट्रेंथ, अपना माइंड स्ट्रेंथ, अपनी पावर दिखाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। आपके पास जितना भी नॉलेज रहेगा, बट आपको लोग ऐसे ही ऐसा सोचेंगे कि भाई ये तो नर्स है, इसको तो कुछ आता ही जाता नहीं है। और जिस तरीके के मेरे वीडियोस पे कमेंट आए थे, मैंने जब सोचा कि ये बच्चे अब बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग का फ्यूचर क्या ही होगा। तो मतलब इतना वल्गर वर्ड्स ना कि मैं ऑन कैमरा बता भी नहीं सकती। तो फिर भी मैं एक बार ये बात बता दूं कि देखो, मैंने कहा था उसमें कि डिसेंट कपड़े पहनना, जब तक आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा आप फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट पहन के जाना। और जो गर्ल्स हैं, आप लोग बेटा नॉर्मल कुर्ती पैंट या इस तरीके से पहन के जाना। अब आप मुझे बताओ कि इसमें मैं कहाँ रूड हूँ, या फिर मैं कहाँ प्रोफेशनलिज्म के नाम पे कुछ गलत बातें बता रही हूँ। आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, तो आपको भी पता है कि कौन सी जगह पे किस टाइप के कपड़े पहनने हैं। अब आप अगर एज अ गर्ल बेटा शॉर्ट्स पहन करके कॉलेज में जाओगे, तो आप खुद मुझे बताओ, आप कितने भी ज्यादा हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हो, बट हम कहाँ जा रहे हैं हमको इस चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, और जिसे ये चीजें पता होती है ना, एक्चुअल में वही इंसान वेल एजुकेटेड कहलाता है। अपने फ्रीडम के नाम पे अगर आप कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करो और बोलो कि मैं इंडिपेंडेंट कंट्री के सिटीजन हूँ, तो आपकी इंडिपेंडेंस का आप मजाक खुद बना लो। ठीक है, तो मैं जो बात मैंने उस वीडियो में कहा था, जो मैं लास्ट ईयर अपलोड कर चुकी हूँ, वो मैं अभी भी बता रही हूँ कि देखो, आपको जब तक कॉलेज के, वैसे तो मोस्टली मैं देखो प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में सभी जगह यूनिफॉर्म्स होते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में भी यूनिफॉर्म होते हैं। कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ऐसा फ्रीडम दे दिया जाता है बहुत रेयरली, कि चलो ठीक है, तो फॉर्मल पहनना और ऊपर से एप्रन पहनना, बट ये बहुत रेयरली। ठीक है, मोस्टली नर्सिंग कॉलेजेस में बेटा यूनिफॉर्म्स आपको पहनने होते हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज के फर्स्ट डे ही आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगा। तो जब तक आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, तब तक बॉयज आपको फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शर्ट पहन के आप कॉलेज जा सकते हो। ठीक है, अब जो कुछ मतलब जो मैं यूनिफॉर्म वाली एक वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो उस कमेंट को मुझे रिमूव करना पड़ा, क्योंकि उसमें अब्यूज किया गया था बहुत वल्गर वर्ड्स। तो ठीक है, मैं बता दूं बच्चों, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि जींस क्यों नहीं पहन सकते, आप खुद सोच के देखो, कॉलेज में जींस अच्छा लगेगा, मतलब आप पढ़ने गए हो ना, तो दिखाओ दैट यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल। ठीक है, आप खुद देखो, अगर आपके सामने आपने कभी देखा है कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट आपको कभी ऐसे जींस शर्ट में कॉलेज में घूमता हुआ दिखेगा? नहीं ना, वो अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं। तो बच्चों, बीएससी नर्सिंग क्या कम है? क्या आप नहीं पढ़ोगे? क्या आप मेहनत नहीं करोगे? क्या आप नॉलेज गेन नहीं करोगे? आप पेशेंट केयर नहीं करोगे? करोगे ना, तो आपके अंदर भी तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो आप लोग आराम से फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट पहन के जा सकते हो। एंड गर्ल्स, आप जीन्स, शॉर्ट्स, ये सारी चीजें आपको पहनना पसंद है, तो आप कॉलेज टाइम के बाद पहनो, हॉस्टल में पहनो, हॉस्टल के बाहर पहनो, दैट विल बी योर लाइफ बेटा। बट अगर आप क्लासेस में हो, तो प्लीज डिसेंट कपड़े, कुर्ती पैंट, प्लाजो कुर्ती, इस तरीके से पहन के जा सकते हो। अब कुछ लड़कियों के कमेंट आए थे उस वीडियो पे कि क्या जींस डिसेंट नहीं होता है? भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे आपको एक वो बात बता रही हूँ जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज में यूजुअली फॉलो होता है, और मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये ड्रेस को लेकर के चीजें ठीक है। अब इसमें ये लड़ाई कहाँ से आ जा रही है कि जीन्स को मैं डिसेंट नहीं बोल रही हूँ, या मैं जीन्स को अपोज कर रही हूँ? नहीं भैया, मैं खुद भी नॉर्मल जीन्स, फॉर्मल पैंट वगैरह सब पहनती हूँ। बट कॉलेज में हो तो कुर्ती पैंट पहनने में क्या प्रॉब्लम है, बताओ? कॉलेज में अगर ये है कि चलो गर्ल्स को कुर्ती पहन के आना है, बॉयज को फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट पहन के आना है, जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिलता।
तो ये रूल मैं आपके साथ बता दे रही हूँ, इसमें इतना क्यों हाइपर होना कि जींस को मैं अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ या ऐसे वैसे नहीं। तो भाई जिसको इन सब लफड़ों में पढ़ना है वो अपना कॉन्फ्लिक्ट प्लीज साइड में रखना। मेरे पास आपके इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए टाइम नहीं है कि मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, इस वीडियो में बता दे रही हूँ, दैट्स इनफ। तो बेटा कंक्लूजन यही है कि बॉयज को फॉर्मल पैंट फॉर्मल शर्ट पहनना है जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिले, और गर्ल्स आप आराम से कुर्ती पैंट कुर्ती प्लाजो। सो स्टूडेंट, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, अटेंडेंस कितना है, क्या पहन के जाना है जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के साथ किसी अदर कोर्स की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो, कोई किसी एग्जाम का या फिर गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम का, तो आपको किस तरीके से टाइम मिलेगा, आपकी क्लासेस का क्या टाइमिंग होगा, क्या शेड्यूल होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यूजुअली जो बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की टाइमिंग होती है वो सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक होती है। अब इसमें आधा घंटा 1 घंटा कम ज्यादा हो सकता है। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरी यूनिवर्सिटी का जो टाइम था वो 8:30 AM से लेकर के 4 PM तक था। 8:30 पे क्या था कि हमें पहुंचना ही होता था। ठीक है, अगर हम लेट हुए तो हमें नेक्स्ट डे पनिशमेंट मिलता था। तो 8:30 से लेकर 8:45 तक प्रेयर वगैरह होता था। ठीक है, 8:45 से लेकर के 9 AM तक जो प्रीवियस डे पे बच्चे लेट आए होते थे उनको कोई ना कोई टॉपिक प्रेजेंट करना होता तो उनका वो पनिशमेंट वाला टाइम होता था। उसके बाद 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो बैक टू बैक क्लासेस होती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो आपकी रेगुलर क्लासेस कराई जाएंगी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, आपको कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, आपके कोर्स के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं ना, तो कॉलेज वाला अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता, वो आपका रेगुलर क्लासेस चलाएगा। ठीक है, टीचर्स आएंगे, क्लासेस चलाएंगे, ये सारी चीजें चलेंगी। 4 बजे तक आपका क्लास रहेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अरे यार इतनी कॉन्टिन्यूअस क्लासेस, ये सब टाइम ही नहीं मिला, बट थोड़ा पेशेंस रखना। जैसे जैसे आप कॉलेज में पुराने होते जाओगे और सेमेस्टर्स क्रॉस करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी क्लासेस चलने ही बंद हो जाए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बस एक बात बता रही हूँ, हो सकता है आपकी क्लासेस चलना बंद हो जाए, आप खुद जाके टीचर को बोलो कि मैम क्लास ले लो, तो 8 लेक्चर है तो मान लो टीचर ने 2-4 ले लिया, 4-5 बोला कि छोड़ो यार ऐसे ही, मतलब असाइनमेंट। तो अगर स्टार्टिंग में आपकी बहुत रेगुलर क्लासेस चल रही हैं तो बहुत परेशान मत हो जाना। जब जैसे जैसे आप सेमेस्टर पास करते जाओगे तो आप टाइम मैनेज करना भी सीख जाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आप जाओगे तो आपको टाइम मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स बताने के लिए टीचर्स आएंगे, आपकी कोई भी क्लासेस वैकेंट नहीं जाएगी। बट जैसे आप सेमेस्टर पास करके सेकंड में गए, थर्ड में गए, तो आप खुद ये रियलाइज करोगे कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जितना हेक्टिक था, अब उसके आगे वाले सेमेस्टर्स में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे, आपका सिलेबस ब्रॉड होता जाएगा, लेकिन आपको फ्रीडम भी मिलती जाएगी। ठीक है, आपको फ्रीडम भी मिलती जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हो, टाइम वगैरह मैनेज कर सकते हो, अटेंडेंस वगैरह सब मैनेज करना सीख जाओगे। तो फर्स्ट ईयर में जो क्लासेस की रेगुलर टाइमिंग होती है यूजुअली ये 8:30 से लेकर 4 बजे तक ही होगा, बट फाइनल ईयर आते आते मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम चेंज हो गया था, 9 AM से लेकर के 5 PM तक हो गया था। तो आप ऐसा मान के चलो कि या तो आपकी क्लासेस सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक होंगी, उसमें आपका लंच वंच सब रहता है, इंक्लूड होता है, 1 घंटे का मेरे कॉलेज में लंच होता है। आप लोगों का अगर मान लो लंच आवर कम रहेगा तो ये जो 8 से 4 वाली टाइमिंग है ये आपका थोड़ा बहुत कम रहेगा। ठीक है, और या फिर 9 से 5 बजे तक यूजुअली यही टाइमिंग होती है बच्चों। थोड़ा बहुत 1 घंटे आगे पीछे अगर होगा तो मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि आपके कॉलेज की क्या टाइमिंग है। तो स्टार्टिंग में आपकी यही टाइमिंग रहेगी और रेगुलर क्लासेस चलेंगी। आपको थोड़ा ये फील होगा कि यार सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो बहुत परेशान मत होना। आप देखो कितना भी आपका रेगुलर क्लास चलेगा, आप 5 बजे फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो 8 बजे तक 5 से 8 3 बजे 3 घंटे अपना जो भी करना है, शाम की चाय, रात का खाना, ये सब कुछ खा वा के रिलैक्स होके डेली बेसिस पे 8 से 10 सिर्फ 2 घंटे, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना। उसमें आप अपना सिलेबस लेके बैठना, पहले देखना कि आज कॉलेज में क्या पढ़ाया गया है और आपके सिलेबस में क्या टॉपिक है। बस आपको स्टार्टिंग में रेगुलर बेसिस पे वही चीजें रिवाइज करके जाना है जो प्रेजेंट डे पे आपके कॉलेज में पढ़ाया गया है, और 1-2 टॉपिक थोड़ा अपने से पढ़ के जाना। 2 घंटे, 1 घंटे में आप कॉलेज वाला रिवाइज कर लेना और 1 घंटे में अपने से कोई 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लेना, बस इतना इनफ है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि स्टार्टिंग डेज में आपको कुछ और एफर्ट डालने की जरूरत है।
ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है। तो आई थिंक कॉलेज टाइम को लेकर के आपका ऐसा ही कुछ रूल होने वाला है, इसके अलावा बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपका मोस्ट फेवरेट क्वेरी डिस्कस करते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से गैजेट्स की नीड पड़ेगी। गैजेट मतलब स्टेथोस्कोप, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप। कुछ एक बच्चे ने तो पूछ लिया था कि दीदी आईपैड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो वही देखो, आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा कोई इंजीनियरिंग नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फर्स्ट ईयर में, नो प्रॉब्लम। स्मार्ट वॉच नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे कॉलेज में तो स्मार्ट वॉच अलाउ भी नहीं था, क्योंकि भाई बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज में ना क्लास कॉलेज टाइम में जब क्लासेस आवर्स होती है उस टाइम में मोबाइल फोन्स भी अलाउड नहीं होते हैं। तो मैंने 4 साल कॉलेज में फोन यूज ही नहीं किया है, अलाउ ही नहीं था। ठीक है। अभी जो आप मेरी थोड़ी बहुत वीडियोस देखते हो वो मेरी इंटर्नशिप की है। कॉलेज का आप खुद मेरे चैनल पे पूरी हिस्ट्री निकाल लो, कॉलेज का क्लास का एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फोन अलाउड नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर फोन पकड़ा गया तो भाई वो प्रिंसिपल ऑफिस में 4 साल के लिए सबमिट हो जाते। बहुत सारी लड़कियों का फोन पकड़ा भी गया था, इसलिए मेरे को ये सब रिस्क पसंद नहीं, तो मैं फोन ले ही नहीं चाहती थी। ठीक है। तो बच्चों अगर फोन ही अलाउ नहीं है तो स्मार्ट वॉच का क्या करोगे। तो स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच मेरे कॉलेज में अलाउ नहीं था, और जहां तक मुझे लगता है जिस कॉलेज में मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा स्मार्ट वॉच भी अलाउ नहीं होगा। तो अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है बच्चों, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट्स के बीच में किस तरीके से अपना ऑरा ट्रैवल करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। तो नहीं है भाई, कोई नहीं, आप नॉर्मल वॉच, बहुत नॉर्मल वॉच पहन के कॉलेज जा सकते हो। अपने लिए फर्स्ट ईयर में एक नॉर्मल वॉच ले लेना जो सिर्फ टाइम देखने के काम आए, उतना काफी है, मोर देन इनफ है। स्मार्ट वॉच के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टैब, तो देखो टैब की बात अगर करें डिजिटल टैब की, तो मेरे पास, मेरा टैब का है, मेरे को दिख नहीं रहा भाई, देखो ये है मेरा टैब। ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत नॉर्मल टैब है। और ये मेरे पास फर्स्ट ईयर में था भी नहीं, ठीक है, सेकेंड ईयर में भी नहीं था, थर्ड ईयर में भी नहीं था, फाइनल ईयर में आया है। और ये टैब यही रहता है मेरे घर पे, बनारस में ही रहता है। मेरा कॉलेज गोरखपुर में, बट मैं वहां लेके ही नहीं गई क्योंकि मुझे अभी तक इसकी नीड नहीं पड़ी है। हाँ, फाइनल ईयर में आपका रिसर्च थीसिस अगर आपको सबमिट करना रहा, जैसे कि अभी तो रूल्स चेंज हो गए हैं, बीएससी नर्सिंग के बच्चों को सिर्फ रिसर्च एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, रिसर्च थीसिस सबमिट नहीं करनी है। अगर थीसिस सबमिट करना हुआ तो पीपीटी बनाने का और उस पीपीटी को वर्ड पैड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टैब की नीड पड़ सकती है, बट फाइनल ईयर में। ठीक है। तो अगर आपका बजट सही है, लाइक 10 से 15 हजार अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप एक नॉर्मल टैब ले सकते हो। ये मेरा जो टैब है ये अराउंड आई थिंक बहुत कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 10 या 11,000 समथिंग का ही है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और अभी तो मैं इसको बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करती। तो आप फर्स्ट ईयर में टैब अगर पॉसिबल है तो आप ले लो। उसका क्या बेनिफिट होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि इसकी जो स्क्रीन होती है ना, ये ऑफ है अभी, चार्ज नहीं है, इसकी स्क्रीन थोड़ी वाइड होगी। ठीक है। तो अगर इसकी स्क्रीन वाइड है बच्चों, तो आपको लाइक जो नोट्स आप फोन से पढ़ोगे, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी, मैंने पूरी बीएससी नर्सिंग सेल्फ स्टडी के थ्रू ही, के हेल्प से ही सारे सेमेस्टर पास किए हैं। मैंने कोई पेड बैच परचेज नहीं किया है, ठीक है, ना ही मैंने कोई सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, मैं सेल्फ स्टडी करती। तो मेरा सेल्फ स्टडी का जो तरीका था वो बहुत ही यूजल सा था कि मैं अपने सिलेबस का जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, वो गूगल, चैट जीपीटी की हेल्प, चैट जीपीटी तो मेरे थर्ड ईयर में आया, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर तो मेरा गूगल से ही पूरा निकल गया, गूगल अंकल ने मेरी बहुत हेल्प की है। ठीक है। तो मैं उस पर ही अपना टॉपिक सर्च करती थी, कंटेंट कलेक्ट करती थी, पीडीएफ बना लेती थी, फिर उसको नोट्स बनाती थी, रेडी करती थी, और एग्जाम में उससे ही पढ़ के चली जाती थी। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो स्क्रीन है, मतलब आई थिंक ये नहीं क्लियर हो रहा, हाँ, ये स्क्रीन वाइड है। ठीक है। तो आपको इस पे अगर आप नोट्स वगैरह रीड करना चाहोगे, लाइक गूगल से कोई कंटेंट या चैट जीपीटी से कुछ कंटेंट रीड करना चाहोगे, तो वो थोड़ा इजी रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप टैब के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है
तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने एंड्रॉयड फोन से, एक फोन तो मैं मतलब रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर रही हूँ, आप एंड्रॉयड फोन अपने पास रख सकते हो। अच्छा 18 to 20,000, हाँ थोड़ा, अगर आप टैब नहीं ले रहे हो तो आपके पास एक अच्छा एंड्रॉयड फोन होना चाहिए जिसमें स्टोरेज अच्छा खासा हो, जिसका कॉस्ट अप्रोक्स मान लो आपको 18 से 20 हजार भी अगर आप इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि कर लेना। मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्टोरेज वाला फोन नहीं था, बट हाँ सेकेंड सेमेस्टर से मेरे पास फोन था और मैं उसी फोन की हेल्प से पूरा सेमेस्टर पास आउट की हूँ। तो इसलिए मैं फोन के लिए झूठ नहीं बोलूंगी। फोन एक ऐसी चीज है, भले कॉलेज में अलाउ हो या ना हो, आपको सेल्फ स्टडी के लिए तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो आप फोन ले लेना, ठीक है, फोन में इन्वेस्ट कर देना, 18 से 20 हजार रुपए लगा के एक अच्छा फोन ले लेना, ठीक है। हाँ, फोन उतना मिल जाएगा, अगर आपके पास पहले से है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको टैब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली एक अच्छा एंड्रॉयड फोन ले लो, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। और अगर पॉसिबल है तो टैब भी ले लेना। और बाकी स्मार्ट वॉच की नीड क्लास में नहीं है, अपने पर्सनल ऑरा के लिए रखना चाहते हो तो यू कैन हैव दैट, ओके। फिर टैब जरूरी है, लैपटॉप बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में। मैकबुक, लैपटॉप, आईपैड भाई यूजलेस है फर्स्ट ईयर में, इसका क्या करोगे? फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, वो आप अपने फोन पे भी नोट्स पढ़ के कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो आप अपने लिए टैब ले सकते हो। और ये टैब मेरे पास फाइनल ईयर में आया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे मेरे पास कोई टैब नहीं था। मेरे पास एक फर्स्ट सेमेस्टर पे मेरे पास एक एंड्रॉयड फोन भी अच्छा नहीं था, नॉर्मल फोन था जिसका स्टोरेज यू मे नॉट बिलीव सिर्फ 2 GB था। उसके बाद मेरे पास एंड्रॉयड फोन आया सेकंड सेमेस्टर में, मेरी दीदी ने मेरे को गिफ्ट किया, क्योंकि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो इसलिए मैं मुंह खोल पाई थी कि मुझे एक अच्छे फोन की जरूरत है। तो सेकंड सेमेस्टर से फिर मेरे पास यही एंड्रॉयड फोन है, मैं उससे ही अपनी सारी पढ़ाई की हूँ, ठीक है। तो एंड्रॉयड फोन नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो टैब में इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको टैब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो गैजेट का भी आई थिंक क्लियर हो गया कि एंड्रॉयड फोन एक अच्छा स्टोरेज वाला बहुत जरूरी है। टैब चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज नो नीड। स्मार्ट वॉच की नीड कॉलेज में नहीं पड़ेगी, आप अपने पर्सनल चॉइस है आपकी, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल वॉच से भी काम चला सकते हो। तो फिर लैपटॉप की फर्स्ट ईयर में कोई जरूरत नहीं है, आईपैड की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मैकबुक, ये सारी चीजों, राइटिंग पैड, इन सब चक्करों में मत पड़ना। सही जगह इन्वेस्ट करो और मन लगा के पढ़ाई पे फोकस करना, तभी बीएससी नर्सिंग के फील्ड में एक अच्छा करियर बना पाओगे। क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक बच्चे को बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो भाई जब आप जॉब वाले फेज में पहुंचोगे ना, तो कंपटीशन जितना एडमिशन लेने का लेवल पे था उससे इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जॉब वाले फेज में, ठीक है। तो पढ़ाई पे फोकस करो और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे फोकस करो। अब गैजेट डिस्कस करने के बाद हम जल्दी जल्दी से एप्रन और स्टेथोस्कोप डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एप्रन आपको कॉलेज के साइड से जब यूनिफॉर्म मिलेगा तो आपका एक लैंप लाइटिंग का प्रोग्राम होता है, जब आप ओथ लेते हो कि आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी नर्सिंग सेवा प्रारंभ करोगे और उसको पूरा करोगे, और फिर जॉब में भी अपनी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये ओथ होता है, ये शपथ होती है जो आप अग्नि को साक्षी मान करके लोगे। दैट विल बी योर लैंप लाइटिंग सेरेमनी। इस सेरेमनी से पहले आपके कॉलेज के साइड से आपको यूनिफॉर्म और एप्रन मिल जाएगा, उसके लिए आपको कॉलेज को फी पे करनी पड़ेगी। जैसे मेरे कॉलेज में 3300 समथिंग कुछ लगा था, 3300 रुपए, ठीक है। तो उतने में हमें यूनिफॉर्म और एप्रन मिल गया था कॉलेज के साइड से, उस पर लोगो वगैरह सब कॉलेज का लगा होता है। तो एप्रन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉलेज को पैसे जमा हो करने पड़ेंगे और कॉलेज आपको खुद देगा, क्योंकि उस पर लोगो होता है ना, वो कॉलेज खुद बनवा के देता है। इस स्टेथोस्कोप की बात करें तो फर्स्ट ईयर में पूरे पॉकेट आर्टिकल की जरूरत पड़ती है ड्यूटी पे जाने के पहले, जिसमें आपका स्टेथोस्कोप, नी हैमर, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क, इंच टेप, दैट विल बी योर मेजरिंग टेप, सीजर, ठीक है, येलो लाइट, ये सारी चीजें आपको रखनी होगी। तो स्टेथोस्कोप अच्छा है अगर आप कॉलेज जाने के पहले खरीद लो, और अगर नहीं भी खरीद पाते हो तो आप कॉलेज ज्वाइन करने के 1-2 महीने के बाद भी स्टेथोस्कोप ले सकते हैं, ठीक है। तो एप्रन आपको कॉलेज के साइड से मिलेगा, आपको जस्ट पैसे जमा करने होंगे। स्टेथोस्कोप आप कॉलेज आने के पहले ले लो तो ठीक है, बट फर्स्ट डे आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो आप जब जैसे कि आप ये मेरे स्टेथोस्कोप देख सकते हो, ठीक है, ये मेरे पास है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका कुछ खास मुझे काम पड़ता नहीं है।
अभी स्टेथोस्कोप के रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो स्टेथोस्कोप के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट इसका जरूरत आपको पड़े या ना पड़े, बट आपके टीचर्स आपको फोर्स करेंगे ये अपने पास रखने के लिए। तो अगर आप पहले से खरीद लो तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप कॉलेज ज्वाइन करने के 2 महीने बाद भी ले सकते हो, क्योंकि आपकी जब क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होगी तब आपको ये पोस्टिंग पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बीपी मेजर करना तो आप इसी से सीखोगे, ठीक है। तो बच्चों एप्रन और स्टेथोस्कोप का इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है कि कॉलेज के साइड से एप्रन मिल जाएगा और स्टेथोस्कोप आपको खुद से लेना पड़ेगा। कॉलेज ज्वाइन करने के पहले लो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज अभी 1 से 2 महीने के बाद भी ले सकते हो। सो अटेंडेंस, कॉलेज स्टार्ट कब से होगा, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, यूनिफॉर्म क्या रहेगा, टैब आईपैड की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, या फिर बच्चों एप्रन या स्टेथोस्कोप का कब जरूरत पड़ेगा, मैं ये वीडियो में डिस्कस कर ली हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है बेटा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है फर्स्ट ईयर में, ये सारी क्वेरी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, तो Q&A सेशन पार्ट 2 मैं जल्दी आपके लिए लेकर के आऊंगी इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना। अपना ध्यान रखो, कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड हो, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती है।